Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have discussed about vaccine, vaccination, immunization and different types of vaccines. Today we will talk about the disorders of allergy. कि जो एलर्जी है उसके डिसऑर्डर्स क्या हैं या फिर उसमें डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ जिनको हम कहते हैं, वो क्या होती हैं. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसऑर्डर्स, तो सबसे पहला इम्यून सिस्टम का जो डिसऑर्डर है वो है एलर्जी. एलर्जी क्या होती है कि कोई भी एलर्जन मतलब वो ऐसा सब्सटेंस जो एलर्जी कोज करता है. एलर्जन एक पॉलन ग्रेन भी हो सकता है, डस्ट भी हो सकती है, या फिर कुछ जो एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे पीपल्स भी होते हैं जिनको एनिमल से एलर्जी होती है. तो एलर्जन मतलब कोई भी ऐसी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी थिंग जिससे एलर्जी होती है. तो जब ये एलर्जेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो एंटर करने के बाद हमारी बॉडी उनके खिलाफ कुछ रिएक्शंस करती हैं. कैसे रिएक्शंस होते हैं? ये एलर्जेंस बॉडी में सबसे पहले जो IgE है, ठीक है, IgE के साथ इंटरेक्ट करते हैं. फिर IgE इन एलर्जेंस के साथ इंटरेक्ट करता है और हिस्टामाइंस और सेरोटोनिन को सिक्रीट करवाता है. और हिस्टामाइन और सेरोटोनिन सिक्रीट होने के कारण हमारी बॉडी कुछ एलर्जिक रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करती है, जैसे कि स्नीजिंग हो गया या फिर इचिंग हो गया, रेडनेस हो गया. ये क्या है? ये सिम्टम्स हैं. ये कब प्रोड्यूस होंगे? जब एलर्जेंस हमारी बॉडी में एंटर करेंगे. फॉरेन पार्टिकल्स एंटर किए एयर के थ्रू या फिर कुछ खाने से एलर्जी हो गई, तो जब वो एंटर करेंगे तो IgE उन जो फॉरेन सब्सटेंसेस को, उन एलर्जेंस को पहचानेगा, क्योंकि एलर्जन रिसेप्टर साइट्स होती हैं IgE पे. उनको रिकॉग्नाइज करने के बाद वो हमारी बॉडी को ऑर्डर देगा हिस्टामाइन और सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने के लिए. हिस्टामाइन और सेरोटोनिन क्या करेगा? एलर्जिक जो रिएक्शंस है, रिस्पॉन्सेज हैं, उनको प्रोड्यूस करेगा. जैसे बता ही दिया है, स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, रेडनेस ऑफ आइज, वाटरी नोज, या फिर और भी स्किन है वो रेडनेस हो जाती है, या फिर स्किन के ऊपर रैशेज हो जाते हैं. ये सारे एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है, दैट इज IgE. तो कुछ एग्जाम्पल है एलर्जीज के, लाइक हे फीवर, जब इओसिनोफिलिया का लेवल इंक्रीज हो जाता है. स्किन एलर्जी जिसको इजीमा भी कहते हैं, अस्थमा है, या फिर एनाफाइलेटिक शॉक. एनाफाइलेटिक शॉक क्या है कि कभी जो हनी बी है, वास्प है, उन्होंने बाइट कर लिया. बाइट करने के बाद अगर कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब अलग सिम्टम्स नज़र आते हैं, एक्स्ट्रा स्वेलिंग हो गई, तो ये क्या है? ये भी एक तरह की एलर्जी है उनके टॉक्सिक सब्सटेंस से. तो वो है एनाफाइलेटिक शॉक. नेक्स्ट जो डिजीज़ है, जो इम्यून सिस्टम की जो डिजीज़ है, दैट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़. ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या है कि जो हमारी बॉडी है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ, हमारी और जो बाहर की जो सेल हैं उनके बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता है, और अपनी ही सेल के खिलाफ, सेल्फ सेल के खिलाफ क्या करेगा वो? इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. फॉर एग्जाम्पल रूमेटॉइड अर्थराइटिस सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिजीज़ का. मतलब जब हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है और अपनी ही सेल के खिलाफ, मतलब उसको एंटीजन समझ के, फॉरेन समझ के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है, वो कहलाती है ऑटो इम्यून डिजीज. एग्जाम्पल रूमेटॉइड अर्थराइटिस. नेक्स्ट है इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज. ऐसी डिजीज जिससे क्या है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है. पहली है SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी. इसमें क्या है, हमारी बॉडी एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है, दैट इज एडिनोसाइन डीअमाइनेज, ADA. इस ADA को बनाने वाली जो जीन है उनमें म्यूटेशन के कारण वो ADA, एडिनोसाइन डीअमाइनेज, प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं. उनके प्रोडक्शन से जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे, और बिकॉज ADA हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स. तो अब लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं हो पाएंगे, तो वो एक तरह से क्या है कि पूरी जो बॉडी है उसमें ना तो एंटीबॉडीज बनेंगे, ना उन एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा. तो जो बॉडी है उसमें इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और ऐसे जो बच्चे हैं वो बहुत कम सर्वाइव कर पाते हैं.
ट्रीटमेंट की बात करें, हालांकि ये जो एडीए डेफिशिएंसी है ये हमारा बायोटेक में जो एप्लीकेशंस वाला चैप्टर है उसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक दे रखा है एडीए डेफिशिएंसी। उसका जो परमानेंट क्योर है दैट इज जीन थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इन सब के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम मतलब कलेक्शन ऑफ डिजीज, और कौन सी मतलब बहुत सारी ग्रुप ऑफ डिजीज। सिंड्रोम का मतलब क्या है? इकलौती एक बीमारी नहीं, बहुत सारी बीमारियां एक साथ हो जाती हैं, दैट इज सिंड्रोम। एंड व्हाट इज एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है हमारी आफ्टर बर्थ जिसको हम गेन करते हैं उसमें कमी हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, 1986 में चेन्नई में पहला केस पाया गया था, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो 1981 में पहला जो एड्स का पेशेंट था वो यूएसए में पाया गया था। अब यूएसए का जो सेंटर है, नेशनल सेंटर है हेल्थ का, वहाँ पर ये पता नहीं चला कि ये किस तरह की बीमारी है, और बाद में इसको नाम दिया गया दैट इट मे बी अ टाइप ऑफ स्किन कैंसर, तो इसको कापोसी सार्कोमा बोला गया। सोचा कि हो सकता है कि कोई किसी तरह का स्किन कैंसर होगा, इसीलिए इसको नाम दिया गया कापोसी सार्कोमा। उसके बाद में जो लैक मोंटेग्नियर हैं और जो ये फ्रांस के हैं, रॉबर्ट गैलोव हैं यूएसए के, इन्होंने क्या किया, उस वायरस को ढूंढा जिसके उस डिस्कवर किया उस वायरस को जिसके कारण एड्स हुई है, और वो वायरस थी HIV वायरस। कौन सी वायरस थी? HIV वायरस। और फिर इस वायरस को पहले HIV से पहले HCLV भी बोला गया था, दैट इज ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस, बट जो नॉमेनक्लेचर है वायरल और वायरस के बारे में जो इंटरनेशनल यूनियन है उन्होंने बाद में इसका नाम दे दिया गया HIV। ठीक है, तो HIV है क्या? HIV एक वायरस है, एक रेट्रो वायरस है जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, एंड इट बिलोंग्स टू द रेट्रोवायरस फैमिली। इसमें दो प्रोटीन कैप्सिड्स हैं, दीज आर द प्रोटीन कैप्सिड्स। ये जो है ये इसका जीनोम है, अलोंग विद अ स्पेशल एंजाइम नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या बोला मैंने? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम का फंक्शन क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है। किसको? RNA को DNA में, मतलब ट्रांसक्रिप्शन तो DNA से RNA बनना, लेकिन अगर RNA को वापस DNA में कन्वर्ट कर दिया जाता है दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड यहाँ पर जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए, दैट इज DNA फॉर्मेशन के लिए RNA से, वो कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो कंसेप्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, इट वाज गिवन बाय द बाल्टीमोर। ठीक है, तो ये क्या है? ये डायग्राम है HIV का जिसमें दीज आर द स्पाइक्स। ठीक है, ये स्पाइक्स जो हैं ये पेडिसल्स हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीनेशियस स्पाइक्स हैं। दिस इज GP120 ग्लाइकोप्रोटीनेशियस स्पाइक 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीनेशियस ये पेडिसल है दैट इज GP4। तो ये जीनोम हो गया, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड RNA अलोंग विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये जो एड्स है ये फैलती कैसे है? व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? तो यूजुअली ब्लड के थ्रू जो HIV है, HIV क्या है? वायरस है जो एड्स कोज करती है। कैसे ट्रांसफर होगी? ब्लड के थ्रू। इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड, चाहे वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है, फ्लूइड्स हैं, बॉडी के फ्लूइड्स हैं, हम ब्लड भी लिख सकते हैं, बॉडी फ्लूइड्स भी लिख सकते हैं, या मदर से विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा ये जो वायरस है ये ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के थ्रू ये वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगी, ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगी, इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये क्या है? मतलब सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो अगर इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड्स एक पर्सन से, मतलब किसी भी हेल्दी नॉर्मल पर्सन में ट्रांसफ़र होंगे तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसके अंदर वो वायरस चली जाएगी। पहले मिथ थे कि हैंडशेक करने से
एक साथ खाना खाने से भी एड्स हो सकती है, तो ऐसा नहीं होता है। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मिथ्स हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर फैलता कैसे है, ट्रांसमिशन तो हमने पढ़ लिया कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाता है। अब इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, तो जो HIV वायरस है, HIV वायरस है हमारी बॉडी की जो दो मेन सेल हैं, टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेज, इनको इन्फेक्ट करता है। टी हेल्पर सेल का क्या काम है, टी हेल्पर सेल रिकग्नाइज करके एंटीजेंस को हमारी जो बी सेल हैं, हमारी जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है दैट इज HMI, उसको एक्टिवेट करवाएगा। एक्टिवेट करवाने से वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो HIV क्या है, सबसे पहले जो मैक्रोफेजेस और जो टी हेल्पर सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स के कांटेक्ट में आता है, लाइक द CD4 रिसेप्टर्स, और इनके साथ जो ग्लाइकोप्रोटीनेशियस स्पाइक है GP120 वो इंटरेक्ट करती है। तो ये CD4 क्या है, विभीषण की तरह काम करते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे और सिर्फ जो जीनोम है वायरस का, उसको दैट इज RNA अलोंग विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसको सेल के अंदर एंटर करवा देंगे। सेल के अंदर एंटर करने से जो RNA है वो विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू DNA। तो RNA से क्या है, DNA की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे GP120 है, CD4 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा और अपने जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर देगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, इंडोसाइटोसिस हो रही है, सेल के अंदर जो मटेरियल डाला जा रहा है, ठीक है, दैट इज इंडोसाइटोसिस। और यहाँ पे जो इंडोसाइटोसिस है वो किसकी हेल्प से हो रही है, रिसेप्टर्स की हेल्प से हो रही है। तो इसको हम कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस, कि सेल के अंदर वायरस का जो जीनोम आया है वो रिसेप्टर्स के कारण आया है, तो दैट इज रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। जीनोम आ गया, RNA आ गया अलोंग विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम क्या करेगा, RNA को DNA में कन्वर्ट कर देगा। और अब ये जो वायरल DNA है ये होस्ट के जो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, होस्ट के DNA के साथ कंबाइन करेगा और बहुत सारी अपनी रेप्लिकाज बनाएगा, बहुत सारी वायरसेस की कॉपी बना देगा। अगर ये टी हेल्पर सेल होगी, अगर ये टी हेल्पर सेल होगी तो ये फट जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी और HIVs को रिलीज कर देगी। लेकिन अगर ये मैक्रोफेज होगी तो विद द हेल्प ऑफ बडिंग, किसकी हेल्प से, बडिंग की हेल्प से ये वायरस मैक्रोफेज को हार्म किए बिना सेल से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए मैक्रोफेजेस को फैक्ट्री ऑफ HIV भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ HIV, क्योंकि ये कंटिन्यू बनाता रहेगा, HIV को बनाता रहेगा और दूसरी ओर जो टी हेल्पर सेल है उसको HIV किल कर देगा, बर्स्ट कर देगा, जिससे क्या है, CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी। CMI डिक्रीज हुई तो HMI भी डिक्रीज हो जाएगी और उस पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। इम्यून सिस्टम वीक होने से जो दूसरे पैथोजेंस हैं वो बॉडी पे अटैक करेंगे और उसको अलग अलग टाइप की डिजीज कॉज करेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गन की डिजीज नहीं है, डिफरेंट ऑर्गन्स की डिजीज है, चाहे उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर, स्टमक, किसी भी टाइप का कोई भी इन्फेक्शन उसको हो सकता है। तो ये क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड द रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज स्टेजेस। अब कहते हैं कि जो एड्स है वो एक दिन में, 2 दिन में या विद इन वीक उसके सिम्टम्स आपको नजर नहीं आएंगे। हो सकता है कुछ हफ्ते लग जाएं या कुछ महीने लग जाएं, इवन 8 से 10 साल बाद भी जो एड्स के सिम्टम का मतलब क्या है कि जो इम्यून सिस्टम जो वीक हो रहा है डे बाय डे और वो जो साइंस प्रोड्यूस करेगा वो नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे, क्योंकि HIV क्या करता है, मौके की तलाश करता है कि जैसे ही वो छिपके रहता है और जैसे ही टी हेल्पर सेल्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, वो फटैक से क्या है, मैक्रोफेजेस के अंदर टी हेल्पर सेल्स पे अटैक करेगा और उनको धीरे धीरे किल करना शुरू कर देगा। अब बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बन पाते हैं। तो पहली जो स्टेज होगी एड्स की वो कहलाती है प्रीड्रोमल एड्स, जिसमें सिंपल 8 से 10 साल के दौरान सिम्टम्स नजर आते हैं। फिर
फुल ब्लोन एड्स, जब HIV पूरी बॉडी की जो CMI और HMI को डिक्रीज कर चुका होगा तो वो स्टेज कहलाएगी फुल ब्लोन एड्स एंड इट विल अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन डेथ। तो लास्ट स्टेज क्या होगी? डेथ होगी। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो PCR की हेल्प से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर जो ELISA दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन किया जाता है। 2 तरह की ELISA होती है और एंटीबॉडी और एंटीजेंस के इंटरेक्शन से, रिएक्शन से पता लगाया जाता है कि जो HIV है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो एक हो गया PCR और एक हो गया ELISA। ये क्या है? डायग्नोसिस के मेथड है, उसको पहचानने के मेथड है कि HIV प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है। हालांकि वायरस है और वायरस में भी जो इसका जेनेटिक मटेरियल है RNA है, तो RNA का म्यूटेशन रेट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो प्रॉपर क्योर तो है नहीं, बस इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए या फिर उस वायरस की रेप्लिकेशन को रोकने के लिए कुछ केमिकल्स, कुछ ड्रग्स दी जाती हैं, उसको कहा जाता है एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। तो ये था एड्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली जो रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस का ये जो डायग्राम है जो NCERT में दे रखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। एज इट इज़ डायग्राम दे दिया जाएगा और उसमें आपको लेबलिंग करनी होगी, या फिर एड्स कैसे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, कौन सी वायरस है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, इसमें 5 मार्क्स क्वेश्चन में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।